आज हम इस वीडियो में हरिवंश राय बच्चन जी की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ेंगे। कवि परिचय के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि बच्चन जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना थी, उनकी पहली पत्नी श्यामा देवी का निधन। यह कविता उसी पृष्ठभूमि में लिखी गई है। श्यामा देवी के निधन से कवि का आहत हृदय किस तरह व्याकुल था, उस समय कैसी परिस्थिति थी, उसके मनोभाव कैसे थे, हृदय के उन्हीं मनोभावों का उद्गार है यह कविता। श्यामा देवी से बच्चन जी बहुत प्रेम करते थे। 21 वर्ष की उम्र में सन 1926 में उनकी शादी हुई। श्यामा देवी टीबी के बीमारी से ग्रसित हो गईं और सन 1936 में यानी 10 वर्ष बाद लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा नीड़ का निर्माण फिर कवि परिचय के अंतर्गत उसका नामोल्लेख भी है, आप देख सकते हैं। नीड़ का निर्माण फिर में बच्चन जी ने लिखा है कि वह इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से कि उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार के उपरांत वह आकर उसी बिस्तर पर लेटते हैं जिस पर वह बीमारी की अवस्था में पड़ी रहती थीं। वो चाहते हैं कि वह बीमारी उनको भी हो जाए, उनकी भी मृत्यु हो जाए। इतना प्रेम करते थे, लेकिन संसार में ऐसा नहीं होता। आदमी अकेला आता है और अकेला जाता है। उन दिनों बड़े व्यथित रहा करते थे बच्चन जी, और अपनी एक कविता में ही उन्होंने उस समय के मनोभावों को लिखा है। नीड़ का निर्माण फिर नाम से ही वह कविता है। उस कविता में उन्होंने लिखा है, वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। तो बहुत निराश, बहुत व्याकुल, बहुत व्यथित हो गए थे बच्चन जी। लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, तो धीरे धीरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाने लगे। एक दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लौट रहे थे, अपनी व्यथा से पीड़ित पत्नी श्यामा की स्मृति में खोए लौट रहे थे। दुर्भाग्य यह था कि उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने पर अस्पताल गए तो उसी दौरान, उसी समय बच्चन जी की यह कविता निकल कर आती है। उसी समय लिखी गई यह कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में 3 परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति एक पथिक की है, एक पंथी की है, एक मुसाफिर की है, एक राहगीर की है, जो उत्साह से लबरेज है, उत्साह से भरपूर है। उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने की उत्सुकता है। दूसरी परिस्थिति एक चिड़िया की है, जो अपने बच्चों से मिलने के लिए आतुर है और उस प्रत्याशा में, उस आशा में उसके पैरों में चंचलता है, पैरों में तीव्रता है। और तीसरी परिस्थिति में कवि स्वयं है, निराश, पैर शिथिल हैं, हृदय विह्वल है, मन मस्तिष्क में
पत्नी श्यामा की स्मृति छाई हुई है। तो इन्हीं तीनों परिस्थितियों में बुनी हुई यह कविता है। आइए हम कविता देखते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ रास्ता, और पथ से ही बना हुआ शब्द है पंथी, रास्ते पर चलने वाला। पंथी सोचता है कि पथ में रात न हो जाए, अंधेरा न हो जाए, और उसकी मंजिल जहाँ उसे पहुँचना है, उसका अपना घर, मंजिल भी तो है दूर नहीं। उसकी मंजिल भी तो, उसका गंतव्य भी तो दूर नहीं है। यह सोच करके वह जल्दी जल्दी चलता है। उसके कदम तेज चलते हैं, उसमें उत्साह है मंजिल पर पहुंचने का। उसको लगता है कि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है, ऐसा न हो जाए कि रास्ते में ही रात हो जाए, इसलिए वह जल्दी जल्दी चलता है। आपको यहाँ जो ध्यान देना है, पंथी, पथिक, वह पथिक कैसा है, उसके लिए कवि ने लिखा है दिन का पंथी। दिन का पंथी मतलब दिन में ही वह यात्रा करता है। सुबह निकलता है यात्रा पर और शाम होने से पहले घर पहुंच जाता है। किस यात्रा पर निकलता है? अपने काम पर निकलता है। कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग अपने काम पर जाते हैं, कुछ लोग जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनने जाते हैं, कुछ लोगों के पास और तरह के काम होंगे। तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग काम है जिसके लिए वह प्रतिदिन निकलता है और शाम होते ही घर वापस आ जाता है। घर पर उसके अपने उसका इंतज़ार करते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। उसके माता पिता प्रतीक्षा करते हैं, उसकी पत्नी प्रतीक्षा करती है, उसके बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। और दिन भर काम करके वह थका हुआ पंथी, कवि ने थका विशेषण का प्रयोग किया है, ध्यान दीजिए इस कविता में। थका दिन का पंथी, दिन भर काम करके थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी चलता है। क्यों जल्दी जल्दी चलता है? क्योंकि उसके हृदय का उत्साह उसे प्रेरित करता है, उसे उसकी मंजिल प्रेरित करती है, इसीलिए वह जल्दी जल्दी चलता है। और उसके लिए लगता है कि दिन तो बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, रात न हो जाए रास्ते में। यहाँ कविता में बगल में एक चित्र मैंने लगाया है, देखिए। सुबह काम को निकला हुआ व्यक्ति लौटा है अपने घर, और घर लौटने पर उसकी छोटी सी प्यारी सी बेटी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। घर आते ही उसने कहा होगा, पापा हमें घुमाइए। और पिता के हृदय में अपनी इस प्यारी बेटी के लिए, उस प्यारी बेटी के मनुहार के लिए ऐसा प्रेम, ऐसा भाव उमड़ आया होगा कि थका हुआ दिन का पंथी घर पहुंचने पर बिना लकड़ी को उतारे, बिना उस बोझ को उतारे, अपने कंधे का गमछा उतार करके, अपने कंधे पर से तौलिया उतार करके लकड़ी के दूसरे पल्ले पर बिछा देता है और उसे बिठा करके पहले घुमाता है। यह है प्रेरणा, यह है उत्साह,
जब ऐसी प्रेरणा हो, ऐसा उत्साह हो, हमारे सामने एक लक्ष्य निर्दिष्ट हो, चाहे वो अपनों के प्रेम का हो, चाहे किसी मंजिल को प्राप्त करने का हो, तो हमारे लिए समय ऐसा लगता है जैसे दौड़ रहा है, भाग रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो हम भी समय के साथ दौड़ने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यह एक परिस्थिति है। हमारा लक्ष्य हमारी प्रेरणा बन जाती है और हम समय के साथ या समय से आगे दौड़ने की भी कोशिश करते हैं। एक दूसरी पृष्ठभूमि भी है, देखिए आगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया जो सुबह निकल गई है अपने बच्चों के लिए दाना चुगने, भोजन की व्यवस्था में निकल गई है सुबह चिड़िया। शाम होते ही वह लौट रही है, दिन भर की वह भी थकी है, लेकिन लौटते समय जैसे ही उसे अपने बच्चों का ध्यान आता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा ऐसी आशा जिसमें पूर्णता का विश्वास हो, ऐसी उम्मीद जो अवश्य पूरी हो, उसे प्रत्याशा कहते हैं। तो जो हमारे बहुत अपने होते हैं, जैसे हमारे माता पिता हुए, हमारे अपने गुरुजन हुए, हमारे अपने घनिष्ठ मित्र हुए, हमारे जो बहुत अपने खास होते हैं, हम उनसे आशा नहीं बल्कि प्रत्याशा लगाते हैं। तो वह विशिष्ट आशा जिसकी पूर्णता निश्चित हो, उसे प्रत्याशा कहते हैं। और आशा क्या है? सामान्य इच्छा या सामान्य अभिलाषा आशा है। लेकिन प्रत्याशा विशिष्टता आ जाती है, उसमें प्रति आशा, उसमें विशिष्टता आ जाती है और उसके पूर्ण होने की संभावना बन जाती है। तो बच्चों को प्रत्याशा है, माँ आएगी, भोजन लाएगी, और सिर्फ भोजन ही मिलेगा नहीं, दिन भर के बिछड़े बच्चों को माँ की ममता मिलेगी, उन्हें सुरक्षा मिलेगी। रात हो जाएगी थोड़ी देर में, वे डरेंगे, लेकिन जब माँ आ जाएगी तो उनका डर दूर हो जाएगा। यह सुरक्षा मिलेगी, उन्हें ममता मिलेगी, उन्हें प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा। ऐसी प्रत्याशा में होंगे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। और वे इतने छोटे हैं कि घोंसलों से उड़ करके नहीं देखते होंगे, बल्कि नीड़ मतलब घोंसला, वे घोंसलों से उड़ करके बाहर निकल करके मेरी राह नहीं देखते होंगे। वे इतने छोटे हैं कि अभी उड़ भी नहीं सकते, तो वे क्या कर रहे होंगे? झांक रहे होंगे, अपने घोंसले से झांक रहे होंगे। झांक शब्द का भी कवि जब अपने कविता में शब्दों का प्रयोग करता है तो बहुत चुन करके, बहुत उसके शब्द विशिष्ट अर्थ वाले होते हैं। नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, जब चिड़िया के ध्यान में यह बात आती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, वे प्रत्याशा में झांक रहे होंगे, तब उसके परों में पंखों में, उसके पंखों में यह ध्यान भरता कितनी चंचलता है, उसके परों में चंचलता भर देता है, उसके पंखों में गति आ जाती है। माँ की ममता उमड़ पड़ती है, उत्साह बनकर, प्रेरणा बनकर, उसका वात्सल्य उमड़ पड़ता है और अपने वात्सल्य भाव से
वह तेजी से उड़ने लगती है, जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंच जाए। उसके लिए भी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब उस चिड़िया के लिए भी समय बहुत तेजी से बीत रहा है। उसको भी लगता है कि पथ में रात न हो जाए, मैं जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं। तो कवि क्या अपने मनोभाव से चिड़िया की इस दशा या इस स्थिति को जो देख रहा है, तो कवि का अपना मनोभाव कैसा होगा? कवि ने ही, बच्चन जी ने ही अपनी एक कविता में लिखा है, उसकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है। मत देख नजर लग जाएगी यह चिड़ियों का सुखधाम प्रिय। बच्चन जी इसे चिड़ियों का सुखधाम कहते हैं। वह घोंसला नहीं है, सुख का घर है। और उनका जो यह जीवन चक्र है, उनके जीवन में यह जो प्रसन्नता का भाव है, सुख का धाम है वह, सुख का धाम। धाम बड़ा महल, जहाँ से प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो। तो यह दूसरी पृष्ठभूमि रही। उधर पंथी के लिए भी उत्साह है, उसकी प्रेरणा बना हुआ है, और इधर चिड़िया के लिए वात्सल्य है, वात्सल्य इसकी प्रेरणा बना हुआ है। अब तीसरी पृष्ठभूमि में कवि है। कवि की अपनी स्थिति क्या है, इस तीसरे बंद में आइए देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। विकल व्याकुल, हित के लिए। मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, कौन बेचैन है। मैं किसके लिए चंचल हूँ, किसके लिए उत्साहित हूँ। पत्नी थी श्यामा, वह भी नहीं रही। यही प्रश्न, ये जो दो प्रश्न हैं, ये दो प्रश्न ही पूरी कविता का केंद्रीय भाव है, पूरी कविता को आलोकित कर देते हैं। और ऊपर पहले बंद में जो उत्साह था पंथी का, और दूसरे बंद में चिड़ियों का जो वात्सल्य भाव था, उन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो यह दो प्रश्न उपस्थित होते ही कवि के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। कवि के प्रति हम करुणा समन्वित हो जाते हैं। कवि की पूरी व्यथा व्यक्त कर देती हैं दो पंक्तियां, और वो दोनों बंद इसकी पृष्ठभूमि में आकर खड़े हो जाती हैं। अगर ध्यान से देखें आप तो यह दो पंक्तियां ही पूरी कविता हैं, पूरी कविता को आलोकित करती हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है, कौन है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, कौन है जो मेरे लिए व्याकुल है। मैं किसके लिए व्याकुल हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह सवाल ही मेरे पद को, मेरे पैर को, मेरे कदमों को शिथिल करता है, रोकता है, धीमा करता है। उत्साह नहीं है, निराशा भर देता है, अवसाद भर देता है। भरता उर में विह्वलता है, उर हृदय, विह्वलता बेचैनी, व्याकुलता। यह प्रश्न, ये दो प्रश्न ही मेरे हृदय में व्याकुलता भर देते हैं, बेचैनी भर देते हैं। उत्साह की जगह निराशा और अवसाद भर देते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंथी के लिए, चिड़िया के लिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि उसके पास अपनी एक मंजिल है, एक लक्ष्य है। चाहे वह लक्ष्य कर्म क्षेत्र का लक्ष्य हो, चाहे वह लक्ष्य प्रेम पूर्णता का लक्ष्य हो,
चाहे वह वात्सल्य भाव का लक्ष्य हो। लेकिन कवि के पास कोई लक्ष्य नहीं है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। बच्चन जी ने ही बहुत जगहों पर अपने इस निजी जीवन के अनुभव को व्यक्त किया है। एक जगह लिखा है बच्चन जी ने, पत्नी श्यामा देवी के निधन पर ही उन्होंने एक और जगह लिखा है। क्या लिखा है? अंतरिक्ष में आकुल आतुर, कभी इधर उड़ कभी उधर उड़, पंथ नीड़ का खोज रहा, बिछड़ा पंछी एक अकेला। अकेला रह गया है, कवि अकेला रह गया है, बिछड़े पंछी की तरह अकेला रह गया है और अपने साथी को ढूंढ रहा है। अंतरिक्ष में इधर उड़ता है उधर उड़ता है, लेकिन उसका साथी कहीं नहीं दिखाई देता। अंतरिक्ष में आकुल आतुर, कभी इधर उड़ कभी उधर उड़, पंथ नीड़ का खोज रहा, बिछड़ा पंछी एक अकेला। तो विद्यार्थियों, यह रही कविता। कवि के अपने निजी जीवन के अनुभव, उसके अपने निजी जीवन की अनुभूति, उसके अपने निजी जीवन का विषाद, उसके अपने निजी जीवन की व्यथा, उसके अपने निजी जीवन की पीड़ा इस कविता में व्यक्त हुई है। उसके लिए समय काटना मुश्किल है, समय बीत नहीं रहा है, लेकिन जब वह बाहर की दुनिया में देखता है तो पंथी के लिए समय तेजी से भाग रहा है, क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य है, लक्ष्य की प्रेरणा है। चिड़िया के लिए समय तेजी से भाग रहा है, क्योंकि उसके पास उसके हृदय का वात्सल्य है, अपने बच्चों का प्रेम है। यह रही कविता। आइए हम इस कविता में काव्य सौंदर्य के तत्वों को देखते हैं, काव्य सौंदर्य बोध की कुछ बातों को देख लेते हैं। समय की तेजी या धीमापन हमारी परिस्थिति और मनोभाव पर निर्भर है। जीवन उद्देश्यपूर्ण है और इसे उद्देश्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण ही होना चाहिए। समय की तेजी या धीमापन, पंथी के लिए, चिड़िया के लिए दिन जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी ढलता है। कवि के लिए उसके कदमों को शिथिल करता है। तो समय तो अपनी चाल से चल रहा है, समय अपनी नियत चाल से चलता है। घड़ी की सुई सेकंड के हिसाब से ही चलती है, मिनट के हिसाब से ही चलती है, घंटे के हिसाब से ही घूमती है। फिर भी समय की तेजी या धीमापन हम महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मनोभाव, हमारी अपनी परिस्थिति वैसी होती है। तो अपनी परिस्थिति और मनोभाव के अनुसार हम समय का धीमापन या समय की तेजी को महसूस करते हैं। दूसरी भाषा संबंधी विशेषता में देखें तो तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी है। आपने देखा, पंथी, प्रत्याशा, नीड़, विह्वलता, शिथिल, ये सब तत्सम शब्द हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग, कॉमा, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कवि के भाव को बड़ा स्पष्ट कर देते हैं। इन विराम चिन्हों के प्रयोग से कवि के हृदय के भाव बड़ी स्पष्टता से उभर कर आ गए हैं। जैसे, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। लग रहा है कविता पढ़ते ही ऐसा ध्वनित होता है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के कारण, कितना बेचैन और कितना व्याकुल है कवि। उसकी व्याकुलता स्पष्ट होकर सामने आ जा रही, उभर कर सामने आ जा रही है। लयबद्धता, संगीतात्मकता, मैंने कवि परिचय के अंतर्गत आपको पहले भी बता दिया है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और मानवीकरण अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ किसी शब्द की 2 बार आवृत्ति हो और उससे चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है, जैसे जल्दी जल्दी। इसी तरह आप मानवीकरण अलंकार, चिड़िया और चिड़ियों के बच्चों का जो वर्णन है उसमें मानवीकरण अलंकार है।
निजी जीवन की अभिव्यक्ति के लिए बिंब का प्रयोग। इस पूरी कविता में कवि का अपना निजी जीवन अभिव्यक्त है, लेकिन उसने 3 दृश्य उपस्थित कर दिए हैं। पहला पंथी का दृश्य, दूसरा चिड़िया का दृश्य और तीसरा स्वयं अपना दृश्य। इन 3 दृश्यों को उपस्थित करके, इन 3 बिंबों को उपस्थित करके कवि ने कविता को बड़ा भावपूर्ण अर्थ दे दिया है। बिंब, दरअसल आप अगर हिंदी विषय को आगे लेकर पढ़ते हैं तो बिंब के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी। बिंब क्या है? बिंब इमेज को कहते हैं। कवि अपने शब्दों में जब वह भाव भर देता है, कवि अपनी कविता में शब्दों का ऐसा प्रयोग कर देता है कि वे शब्द हमारी इंद्रियों को स्पर्श कर जाएं, हमारी ज्ञानेंद्रियों को छू जाएं और छू करके सजीव बना दें अर्थ को, तो वे शब्द चित्र बिंब कहलाते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है और जिह्वा है। इसी से हम बाहरी दुनिया का ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो कवि हमारे इन्हीं इंद्रियों को अपने शब्द चित्रों से छूता है। तो कविता में दृश्य बिंब, कान को यदि वे अगर कवि के शब्द चित्र हमारे कानों को स्पर्श कर जाते हैं, हमारे कानों को प्रभावी बनाते हैं अर्थ ग्रहण करने में, तो श्रव्य बिंब, घ्राण बिंब, घ्राण सूंघना, नाक के लिए नाक के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण करते हैं तो घ्राण बिंब, त्वचा स्पर्श बिंब। तो इस तरह से ये बिंब हैं। बिंब का तात्पर्य क्या है? बिंब का तात्पर्य है कि कवि अपनी कविता में अपने शब्दों के माध्यम से अर्थ को हमारे इंद्रियों तक सजीव बना देता है, हमारे इंद्रियों के लिए सजीव बना देता है और हम बिल्कुल उसके अर्थ से पूरी तरह उस अर्थ को स्पर्श कर लेते हैं। वो अर्थ हमारे लिए प्रभावी हो जाते हैं, हम डूब जाते हैं उन अर्थों में, उन अर्थों को पूरी स्पष्टता में जान लेते हैं। यह बिंबों की खासियत है। शैली आत्मकथात्मक गीत शैली है। यह गीत है, इसे आप अच्छे स्वरों में गा सकते हैं। चूँकि अपनी बात कह रहा है कवि, स्वयं कह रहा है, इसलिए आत्मकथात्मक शैली है। उत्साह, वात्सल्य और वियोग भाव की करुणा। उत्साह पहले बंद में जहाँ पंथी का दृश्य उपस्थित है वहाँ पर कविता में उत्साह का भाव प्रबल है। जहाँ चिड़ियों की बात है वहाँ पर वात्सल्य का भाव प्रबल है। चिड़ियों के हृदय में बच्चों की प्रत्याशा का ध्यान आना, चिड़िया के हृदय में वात्सल्य। वात्सल्य किसे कहते हैं? पुत्र के प्रति उत्पन्न प्रेम भाव को वात्सल्य भाव कहते हैं। जब कोई माता पिता अपने बेटे को या कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने छोटे को पुत्रवत भाव से जब प्रेम करता है तो उसे वात्सल्य कहते हैं। वियोग के बारे में हमने पहले भी बात की है, अभी भी बताता हूँ। प्रिय के दूर होने से उसके प्रति, प्रिय के प्रति जो दुख का भाव उत्पन्न होता है हृदय में, उसको वियोग कहते हैं। तो कवि बच्चन जी की पत्नी, उनकी प्रिय श्यामा देवी का निधन हो चुका है। उनकी स्मृति कवि को दुख देती है, पीड़ा देती है। उसी पीड़ा की अभिव्यक्ति यहाँ पर है। लेकिन यह गीत वियोग की ऐसी अभिव्यक्ति है इस कविता में, बच्चन जी ने इतने भावपूर्ण ढंग से अपने वियोग को रखा है कि यह वियोग भाव करुणा की स्थिति तक पहुँच जाता है आगे बढ़ करके। यह वियोग भाव बढ़कर करुणाजनक स्थिति में पहुँच जाता है। और ऊपर के उत्साह और वात्सल्य भी इस तीसरे बंद की, या ये 2 प्रश्न जो कवि के हैं, इन 2 प्रश्नों की छाया में उत्साह और वात्सल्य भी करुणा में बदल जाते हैं। आप ध्यान से देखें। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। कवि के जो 2 प्रश्न हैं, इन 2 प्रश्नों में पंथी की उत्साह वाली भावना और चिड़ियों के वात्सल्य वाली भावना भी
जब हम महसूस करते हैं तो कवि के वियोग की करुणा में जाकर के घुल मिल जाती है। यही है उत्साह, वात्सल्य और वियोग भाव की करुणा। भाव साम्य के लिए हमने बीच बीच में कई कविताएं जो स्मृति में आ रही थी हमने बताई। जयशंकर प्रसाद जी ने ही बड़ी सुंदर एक काव्यखंड लिखा, बड़ा सुंदर काव्यखंड लिखा है आंसू। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं ध्यान में। प्रिय की स्मृति में ही वह लिखा हुआ है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो जैसे जयशंकर प्रसाद जी का आंसू बहा है, वैसे ही इस कविता में कवि का अपना वियोग भाव या पत्नी श्यामा की स्मृति से उत्पन्न शोक बहा है। इस तरह यह कविता पूर्ण हुई। अगले वीडियो में हम लोग पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे और फिर यह पाठ समाप्त होगा। धन्यवाद।